हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। डेट क्या आज की डेट है 25 जून 2026 और स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल किससे संबंधित है? हमारा पहला आर्टिकल है भारत में महिलाओं के बारे में। राजनीति में आरक्षण क्या है, यानी कि भारत में राजनीति में महिलाओं की प्रतिनिधित्व के बारे में। भारत में महिलाओं के पास में राजनीति में कितना प्रतिनिधित्व है, इससे संबंधित ये आर्टिकल रहने वाला है। मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा काम का है। मैं फिर से बता देता हूँ, भारत में महिलाओं के पास में राजनीति में क्या प्रतिनिधित्व है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स इन इंडिया, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। बात करें तो ये मेंस में ज़्यादा काम का है। प्रीलिम में यहाँ से क्वेश्चन है वो बनने की संभावना कम है, मेंस में ये ज़्यादा काम का है। ठीक है सर, ओके। बात करते हैं आर्टिकल की। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि महिला आरक्षण बिल है, पास होने के बाद भी राज्यों के चुनाव में महिलाओं को बहुत कम टिकट दिए गए थे। यानी कि न्यूज़ ये कहती है कि 2023 में एक बिल आया था, बिल का नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण बिल के नाम से था। ये पास हो चुका था, इसके बावजूद भी महिलाओं को बहुत कम टिकट दिए गए थे क्योंकि ये लागू नहीं हुआ था। इसने केवल महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी। इस बिल में कहा गया था कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, 33% है वो रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, लेकिन कब से लागू होगा ये बात इस आर्टिकल में, इस अधिनियम में नहीं की गई थी। इस वजह से महिलाओं को हकीकत में है वो आरक्षण नहीं मिला है। रिपोर्ट की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी अभी भी 2023 के बाद 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10% से कम है। यानी कि महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। हम बात तो करते हैं कि भाई विमेन को रिप्रेजेंटेशन देंगे, आरक्षण, महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं, बट हकीकत में हमने आरक्षण दिया नहीं है। और कुछ राज्य हैं उसमें 14%, यानी कि कुल मिला के बात करें तो महिलाओं को जो रिप्रेजेंटेशन है राजनीति में वो 10% से अभी भी कम है या 10% तक है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 543 सीटों में 152 सीटों पर एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। केवल 74 महिला सांसद, लगभग 14% चुनी गई है। यानी लोकसभा में टोटल कितनी सीटें होती हैं? 545, उसमें से केवल 14% है वो महिला, यानी कि 74 सीटें है वो महिलाओं को दी गई। यानी कि महिलाओं की स्थिति देखो, हम देश में आबादी है वो 50% है। अगर 100 इंसान देश में है तो उसमें से 50 महिलाएं हैं, 50 पुरुष हैं, बट उसमें सांसदों की बात करें तो हमारे पास में कितने, केवल 14% है। ये स्थिति आप देखो कितनी गंभीर है। और ये जो डेटा है ना, डेटा, इस डेटा का उपयोग आप मेंस में कर सकते हो। मेंस में अगर महिलाओं के बारे में बात आए, महिला आरक्षण बिल की बात हो, या फिर महिलाओं को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, तो राजनीति में महिलाओं की क्या भागीदारी, ऐसी बात हो, तो ये डेटा देख के आप लिख सकते हो कि हम बात तो करते हैं बड़ी बड़ी कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बट हकीकत में हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। या आप अपनी पॉलिटिक्स में भी पूछ सकते हो, आपके कोई एमएलए एमपी वगैरह आता है तो वो कहते हैं बड़ी बड़ी बात, हम महिलाओं के लिए ये किया वो किया, लेकिन महिलाओं को अभी भी इन्होंने राजनीति में भागीदारी नहीं दी है। ठीक है। विधानसभा की स्थिति की बात करें तो केवल 9% महिला हैं वो एमएलए हैं। लोकसभा में 14% एमएलए है वो महिला है, और विधानसभा की बात करें तो केवल 9% विधायक है वो महिलाएं हैं। ठीक है सर। कुछ अच्छे उदाहरणों की बात करें तो क्या है, नाम तमिलर कांची, ये तमिलनाडु पुडुचेरी में है, यहाँ 50% है वो महिला उम्मीदवार थी। एक जगह है जहाँ पर तमिलनाडु में, वहाँ पर 50% महिला उम्मीदवार थी। सीपीआई पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर 56% है वो सीपीआई एमएलए, उन्होंने 56% महिला उम्मीदवारों को टिकट दी थी। ये चीज़ें देखने को मिल जाती। तो कुछ अच्छे उदाहरण भी आप कह सकते हो कि कुछ पार्टियां वो कोशिश भी कर रही है, लेकिन हालांकि सब जगह ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। महिलाओं की कम भागीदारी के कारण क्या है? आर्थिक समस्या। कम संपत्ति वाली महिला उम्मीदवारों के जीतने की संभावना बहुत कम होती है। यानी कि महिलाओं को टिकट कम क्यों दी जाती है, या महिलाओं की राजनीति में भागीदारी क्यों कम है? क्योंकि आर्थिक समस्या है। जैसे कि मान लो कोई पुरुष है, मेल है, ठीक है, आदमी है, उसको कहीं से चुनाव लड़ना है, ठीक है सर, अब उसके पास में धन बल यानी कि संसाधन का अभाव है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, फिर भी पुरुषों की थोड़ी मतलब ऐसी आप कह सकते हो सिचुएशन ऐसी रहती है कि वो फिर भी चुनाव लड़ लेते हैं, बिना से ज़्यादा इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं, फिर भी लड़ लेते हैं। महिलाओं के लिए स्थिति है वो और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। पुरुष प्रधान राजनीति, हमारी राजनीति में बात करें तो हमें पुरुष प्रधान देखने को मिलती है। पुरुष प्रधान यानी कि ज़्यादातर मेल डोमिनेंस रहा है, राजनीति में ज़्यादातर मेल डोमिनेंस रहा है, इस वजह से महिलाओं की स्थिति कमजोर रही है। सामाजिक बाधाएं,
महिलाओं को ज़्यादातर घर तक ही सीमित रखा जाता है, ये राजनीति वगैरह में इतना आगे नहीं प्रमोट किया जाता है। ऐसा कहा जाता है, हालांकि कहा जाता है, हकीकत नहीं है, कि महिलाओं में नेतृत्व की यानी कि लीडरशिप की क्षमता नहीं होती है। और बात करें तो टोकनिज्म यानी कि सिर्फ दिखावे के लिए टिकट देना, कहीं कहीं जगह पर टिकट दिया जाता है लेकिन वो दिखावे के लिए दिया जाता है। आपने एक सुना होगा पति सरपंच वाला एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, पति सरपंच, यानी कई बार है ना सरपंच महिला को बना दिया जाता है लेकिन हकीकत में सारा काम है वो उसका पति करता, महिला तो घर पे चूल्हा चौकर तक सीमित रहती है। महिलाओं की हकीकत में कोई भागीदारी नहीं होती है, केवल दिखाने की होती है। कई महिला वो साइबर बुलिंग से डरती है कि अगर मैं चुनाव में गई तो मेरे पे आक्रमण होगा, साइबर बुलिंग होगी, राजनीतिक धमकियां होगी, चुनाव में लैंगिक हिंसा होगी, इस वजह से भी नहीं होता है। एक विनिंग फैक्टर भी काम करता है कि जो जीतने वाली महिला है, मतलब महिलाओं ऐसा कहा जाता है कि महिला जीतेगी नहीं, मेल है वो जीत सकता है, आदमी जीत सकता है, इस वजह से आदमियों को ज़्यादा टिकटें दी जाती है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें, आर्टिकल 325 कहता है कि किसी व्यक्ति को लिंग के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था, वो महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। पंचायतों और नगर निगम में 1/3 सीटों के आरक्षित की बात करता है। कई राज्यों में यह 50% तक बढ़ाया गया है। 106वां 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो 2023 में यहाँ पे 33% आरक्षण की बात की गई। 33% राज्य विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण की बात की गई थी, 33% लोकसभा में, 33% यहाँ पे अपने केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षण की बात दी गई थी। यानी कि ये पूरा आर्टिकल है, ये आपकी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा काम का है। यहाँ पे जो डेटा दे रखा है उसका उपयोग आप मेंस में कर सकते हो, बहुत अच्छा आर्टिकल है। पहले हमने देखा था जो आर्टिकल है वो महिला की राजनीति में प्रतिनिधित्व के बारे में बात करता है। सबसे पहले हमने न्यूज़ देखी थी कि भाई नारी वंदन अधिनियम था, उसके पास हो जाने के बावजूद भी महिलाओं की भागीदारी कम है। ये हमने आंकड़े देखे थे भाई, विधानसभा में 10% से कम है, लोकसभा में 14% है। ऐसी स्थिति अभी भी बरकरार है। कारण क्या है, क्यों महिलाओं की भागीदारी नहीं है? क्योंकि आर्थिक समस्या है, पुरुष प्रधान राजनीति है, सामाजिक बाधाएं होती हैं, कई सारे और कारण होते हैं, विनिंग फैक्टर वगैरह को देखा जाता है। इस वजह से महिलाओं की भागीदारी नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें, आर्टिकल 325 है, वो बात करता है किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होगा। मतदाता सूची होती है ना, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 326 है, वो भी बात करता है सभी लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुए थे अधिनियम, इसमें क्या होता है, आपकी जो ग्राम पंचायत वगैरह होती है ना, वहां पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है कि भाई 33% सीटें है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी ग्राम पंचायतों में। पहले ये ग्राम पंचायतों के लिए था, अब इसे राज्य विधानसभा में और लोकसभा में लागू कर दिया गया है। पहले ये केवल ग्राम सभाओं के लिए यानी कि पंचायत और नगर निगम के लिए ही था। इसलिए आपने देखा होगा सरपंचों में कई बार महिलाओं को टिकट दी जाती है, वो इसी वजह से दी जाता है क्योंकि महिलाओं के लिए वो सीटें वो आरक्षित थी। जीएस पेपर 2 में ऐसे लिख सकते हो, महिला सशक्तिकरण, लोकतंत्र, राजनीतिक सुधार के लिए लिखना हो आपको तो 2024 में केवल 14% महिला थी, लगभग 9% विधायक है, जो कि लैंगिक असमानता को दर्शाता है। तो एक लाइन लिख सकते हो आप, मेंस में जब भी लिखना हो ये लिख सकते हो। प्रीलिम में आर्टिकल 326 है, 325 है, ये याद रख सकते हो। 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम याद रख सकते हो। 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये याद रख सकते हो, जो कि 33% आरक्षण की बात करता है। तो ये पूरा आर्टिकल है वो महिलाओं के बारे में था। दूसरे आर्टिकल की बात करें, एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2026 के बारे में, एक लाइन का आर्टिकल है। एक्सरसाइज खान क्विस्ट किस किस के मध्य होती है? एक्सरसाइज खान क्विस्ट किस किस के मध्य होती है? एक्सरसाइज खान क्विस्ट किस किस के मध्य होती है? एक्सरसाइज खान क्विस्ट किस किस के मध्य होती है? एक्सरसाइज खान क्विस्ट है, एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास। कुछ देशों की आर्मी नेवी वगैरह होती है वो अभ्यास करती है। तो एक्सरसाइज खान क्विस्ट की बात करें, एक्सरसाइज खान क्विस्ट है वो क्या है? ये एक मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे देश शामिल होते हैं। एक्सरसाइज खान क्विस्ट एक बहुराष्ट्रीय, एक्सरसाइज खान क्विस्ट एक मल्टी नेशनल यानी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। आर्मी का क्या है? एक्सरसाइज है। इसका मुख्य फोकस है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, यानी कि यूएन में जो पीस कीपिंग फोर्स होती है, शांति स्थापित करने वाली फोर्स होती है, उसके लिए होता है। शुरुआत कब हुई थी? 2003 में हुई थी। अमेरिका और मंगोलिया के बीच में बायलेटरल अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। 2006 से ये बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल बन चुका है। कौन आयोजन करता है? मंगोलिया के द्वारा किया जाता है। यूएसए भी शामिल होता है, बहुत सारे देश इसमें शामिल। तो एक लाइन में याद रखना है, भारत भी भाग लेता है, ठीक है, भारत भी इसमें शामिल है।
तो एक्सरसाइज खानक्विस्ट, एक लाइन में याद रखना है, एक्सरसाइज खानक्विस्ट किस किस देशों के मध्य होता है? सर ये बहुत सारे देशों के मध्य होती है, बहुत सारे देशों के मध्य होती है, बहुत सारे देशों के मध्य होती है। ये एक मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें अमेरिका मंगोलिया के साथ शुरू हुई थी, अब भारत भी इसका हिस्सा, बस इतना ही याद रखना है। मेंस में इसका कोई योगदान नहीं, केवल प्रीलिम के लिए है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के बारे में। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के बारे में देखो, ये जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था इसे 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो अभी ये इसीलिए वजह से इसे हम पढ़ रहे हैं कि इसे 75 वर्ष है वो कंप्लीट हो चुका है। तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम क्यों हुआ था, क्या कारण था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं पहले संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो क्या था, तमिलनाडु में एक व्यक्ति थे, वो व्यक्ति क्या करते थे, तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ कुछ लिखने का काम करते थे, बुक वगैरह लिखते थे, उनके खिलाफ आर्टिकल लिखते थे। तो सरकार क्या करती है, बिना जबरदस्ती उनको पटक के क्या कर देती है, अंदर डाल देती है, जेल में डाल देती है। ठीक है सर, एक तो ये मुद्दा था। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि मद्रास की एक लड़की थी, है ना, ब्राह्मण लड़की थी, उसको मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, एडमिशन मिल जाता है, लेकिन ब्राह्मण होने की वजह से उनको आरक्षण नहीं दिया, अब ब्राह्मण होने की वजह से उनको सीट है वो नहीं दी जाती है, क्योंकि वो सीट है वो रिजर्व थी। इससे वो जो ब्राह्मण लड़की थी वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि मेरे साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया गया है, यानी कि मेरे आर्टिकल 15 का उल्लंघन किया गया है, और आर्टिकल 19 का उल्लंघन है वो किसके किया गया था, गोपालन, ए के गोपालन एक राइटर थे, उनको जबरदस्ती पकड़ा गया था, इस वजह से आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और आर्टिकल 15 का उल्लंघन है वो लड़की का किया गया था, क्योंकि उनको बाहर भेजा गया था, पढ़ने नहीं दिया गया था भाई, उनको मतलब क्या सीट नहीं दी गई थी आरक्षण की वजह से। तो उसके बाद में नेहरू जी की सरकार थी, वो पहला संविधान संशोधन अधिनियम लेके आती है 1951 में, और यहाँ पे क्या करती है, पहले संविधान संशोधन अधिनियम में लिख देती है आर्टिकल जो 19 था, आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 का पहला क्लोज का ये कहता है आपके आज़ादी की बात करता है, आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये सारे आपके पास में अधिकार है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक नया क्लोज ऐड किया जाता है, आर्टिकल 19B क्लोज ऐड किया जाता है, आर्टिकल 19B क्लोज ऐड किया जाता है। मैं फिर से समझाता हूं आपको, देखो, ए के गोपालन ये कौन थे, ये एक मद्रास के जर्नलिस्ट थे, सरकार के विरुद्ध में लिखते थे, सरकार इनको अरेस्ट कर लेती है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए अब सरकार क्या करती, पहला संविधान संशोधन लेके आती है। पहले हमारा आर्टिकल 19(1) का पहला क्लोज था, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है कि आप कुछ भी बोल सकते, कुछ भी लिख सकते हो। सरकार क्या करती है, 19B क्लोज लेके आती है, और उसमें क्या लिखती है, उसमें ये लिखती है कि अब मतलब अगर आप सरकार के खिलाफ, सरकार मतलब अगर आप सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो, है ना, पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रहे हो, देश की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहे हो, देश में कुछ दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि लोक व्यवस्था को खराब कर रहे हो, ठीक है, देश में कुछ भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके जो आर्टिकल 19(1) है ना, यानी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसे रोका जा सकता है, यानी कि इसमें एक क्लोज ऐड कर दिया गया था, जो बोलने की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, आप मन चाहे वो नहीं बोल सकते हो, ये ऐड कर दिया गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा। अब 15वां आर्टिकल क्या कहता है, 15वां आर्टिकल कहता है कि भाई किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के साथ में जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। तो उसके बाद में 15वां आर्टिकल था, ये कहता था भेदभाव नहीं किया जाता है, ये आर्टिकल 15वां है, इसमें पहला क्लोज, दूसरा क्लोज, तीसरा क्लोज, 3 क्लोज थे। पहला कहता भेदभाव नहीं किया जाता है, दूसरा महिला और बच्चों के लिए था, अब चौथा क्लोज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया था, पहले 3 पहले से विद्यमान थे। आर्टिकल 15 का पहला क्लोज कहता है कि भेदभाव नहीं होगा, दूसरा क्लोज, तीसरा क्लोज था, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा चौथा क्लोज ऐड किया गया था। ये क्लोज क्या कहता है, ये कहता है कि अब है वो आरक्षण दिया जा सकता है, यानी कि कोई पिछड़े वर्ग है, पिछड़े वर्गों में सुधार करने के लिए सरकार है वो आरक्षण दे सकती है, और इसे भेदभाव कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसे भेदभाव कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इसी के तहत है वो 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 9वीं अनुसूची को भी ऐड किया गया था।
तो ये हमारा आर्टिकल था पहले संविधान संशोधन के बारे में। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो किससे है, स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको गोली मारो मैं आपको समझाता हूं। स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, मान लो ये क्या एक बीज है, ये एक बीज है, ठीक है। अब ये बीज कभी भी खराब हो सकता है, ये क्या है, बीज कभी भी खराब हो सकता है। अब इसके ऊपर क्या करेगी, इसके ऊपर एक ऐसी परत चढ़ा दी है, इसके ऊपर क्या कर दी, एक परत चढ़ा दी है। मान लो ये आपकी मोबाइल है, आपका मोबाइल है, अब ये कभी भी खराब हो सकता है, आपने क्या कर दिया है, इसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया है, कवर और टेम्पर इस पे चढ़ा दिया है, तो मोबाइल है वो सुरक्षित रहेगा। उसी प्रकार से एक बीज था, इसके ऊपर क्या कर दिया, इसके ऊपर कवर चढ़ा दिया, इस बीज के ऊपर क्या कर दिया है, आपने कवर चढ़ा दिया है। इससे क्या है, बीज अब ज्यादा जल्दी खराब नहीं होगा, बीज जल्दी खराब नहीं होगा। तो इसे क्या कहा जाता है, स्मार्ट यानी कि टैलेंट, कुछ दिमाग लगा के। सीड का मतलब होता है बीज, कोटिंग का मतलब होता है उस पर कोटिंग करना, तो बीज के ऊपर कोटिंग करना। अभी क्या हुआ है, ICAR ने जो बीज होते हैं उस पर कोटिंग करने की बात, कुछ टेक्नोलॉजी विकसित की है। ये क्या होता है, बीज के ऊपर एक जैविक सुरक्षा की परत चढ़ाई जाती है, बीज के ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है, प्लास्टिक की नहीं चढ़ाई जाती है, वो जैविक होती है प्लस, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके जो पोषक तत्व वगैरह होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, बीज है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये आपका स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के बारे में है। अब देखो आपको नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल के हेडिंग समझो, आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। लॉन्ग यानी कि लंबी, लॉन्ग का क्या मतलब लंबी, रेंज का मतलब दूरी, रेंज का मतलब दूरी, लैंड मतलब जमीन, लॉन्ग मतलब लंबी, लंबी रेंज का मतलब होता है दूरी, लंबी दूरी की, लैंड यानी कि जमीन, लंबी दूरी की जमीन, अटैक यानी अटैक करने वाली, क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल है यानी कि लंबी दूरी पर जमीन पे अटैक करने वाली एक क्रूज मिसाइल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो DRDO ने अभी लॉन्ग रेंज की अटैक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया है, सफल टेस्ट किया है। ये क्या है, ये भारत द्वारा विकसित की गई एक लंबी दूरी की, भारत ने खुद ने डेवलप किया, भारत ने खुद ने डेवलप किया है एक क्रूज मिसाइल है, जो कि लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। दुश्मन के जमीन पर स्थित जो भी दुश्मन के जमीन पे चीजें खड़ी होगी, कोई बिल्डिंग होगी, कोई उसका टैंक होगा, उनको नष्ट करने में काम आएगी। निर्भया मिसाइल प्रोग्राम के तहत इसे क्या मतलब, निर्भया मिसाइल प्रोग्राम है ना, निर्भय मिसाइल प्रोग्राम, उसके तहत विकसित किया गया। किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है। किसने बनाया है इसे, DRDO के द्वारा बनाया गया। कैसे काम करेगी, ऐसी मिसाइल लॉन्च होगी, इस तरीके से चलेगी, मतलब दोहरा बीच में है तो ऐसे ऐसे चल सकते हैं ये, और इसको उड़ा देगी, ठीक है। जमीन के बहुत करीब पहाड़ियों बीचों में से ऐसे ऐसे गुजर के निकल सकती है, ऐसे नहीं कि रोक दो, नहीं रोक नहीं सकती इसको, दुश्मन के रेडार से बचते हुए सटीक हमला कर सकती है, इतनी ज्यादा टैलेंटेड एडवांस है, ठीक है सर। विशेषता क्या है, टेरन हगिंग फाइट करते। टेरन हगिंग का मतलब क्या होता है, बीच में टेरन आएगी तो इस तरीके से चल सकती है, इस तरीके से चल सकती है, यानी कि बीच में कोई भी बाधा आई उसे रोक नहीं सकते हैं, बिना बाधाओं के चल सकती है। लंबी दूरी 1000 किलोमीटर तक लक्ष्य को मार सकती है, और हाई प्रिसिशन है यानी कि बिल्कुल सटीकता से निशाना उड़ा सकती है। ये देखो ये हगिंग, टेरन हगिंग, ऐसे ऐसे जाके मार सकती है। तो ये पूरी लंबी दूरी की मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, DRDO ने विकसित किया है, उसके बारे में आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है BGP हाईजैकिंग बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल हाईजैकिंग, बॉर्डर इतना याद रखो, BGP हाईजैकिंग के बारे में। BJP नहीं, BJP को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, वो दूसरों को हाईजैक करती है। यहाँ पे BGP हाईजैकिंग के बारे में, BGP हाईजैकिंग के बारे में टेलीग्राम के संस्थापक ने दावा किया है कि ऐप की पहुंच को BGP हाईजैकिंग के जरिए प्रभावित किया जा रहा है। BGP हाईजैकिंग क्या होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को इंटरनेट GPS या ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। यह तय करता है कि इंटरनेट पर डेटा किस रास्ते से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। हाईजैकिंग क्या होता है, जब कोई नेटवर्क झूठी यानी कि राउटिंग इंफॉर्मेशन भेज के इंटरनेट को गलत रास्ते पर मोड़ देता है, इसे BGP हाईजैकिंग कहा जाता है। समझते हैं क्या है, मान लीजिए दिल्ली से जयपुर जाना है, ये दिल्ली है, ये जयपुर है, डेटा सही रास्ते जयपुर पहुंच जाता, ऐसे ऐसे करके जयपुर पहुंच जाता, लेकिन गलत रास्ता आपने दिल्ली से भेजा है, बीच में कोई व्यक्ति पर भेजा है और मुंबई भेज देगा, यानी कि दिल्ली की जगह कहीं और भेज दिया है। इसी प्रकार से काम करता है। आपको डेटा कहाँ भेजना था, टेलीग्राम के जरिए भेजना था, बीच में इसने क्या कर दिया, कहीं और भेज दिया है, तो इसी वजह से टेलीग्राम को क्या हुआ, नुकसान हो गया है। इसके नाम है परफिक्स हाईजैकिंग होता है, रूट हाईजैकिंग होता है, IP हाईजैकिंग होता है, वेबसाइट ऐप तक, मतलब इसमें क्या होता है, अभी आप कुछ दिन आपने देखा होगा टेलीग्राम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ये तो गवर्नमेंट ने बैन किया था। कई बार ऐसे बैठे बैठे हो जाता है कि आप टेलीग्राम का एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, व्हाट्सअप का एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, वो बीच में क्या होता है, वो बाधित कर देता है ताकि आप वहां तक नहीं पहुंचाते हो। डेटा चोरी हो जाती है, साइबर हमले हो जाते हैं, जासूसी हो जाती है, इंटरनेट है वो अस्थायी रूप से बंद हो जाता है,
कैसे काम करता है, आपका डिवाइस है, इंटरनेट आईपीसी है, अन्य नेटवर्क तक भेज देते हैं, जो गलत वेबसाइट पे भेज देते हैं। आपको टेलीग्राम पे जाना होता है, आपको कहीं और भेज दिया जाता है, इससे मिसयूज हो जाता है, नुकसान हो जाता है डेटा का। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज किया गया है। पहली बात, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें यह बताता है कि कौन सा देश है वो क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, कौन सा देश है वो क्लीन एनर्जी के लिए अच्छा प्रयास कर रहा है, ये देखा जाता है किसमें? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। इसे रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। जानकारी, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। 120 देश इसमें शामिल होते हैं। क्या क्या बातें होती है? 10 वर्षों में किसने क्या प्रयास किए हैं, यानी कि क्लीन एनर्जी के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है। टॉप 3 कौन से हैं? स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये वैसे हमेशा टॉप रहते हैं। भारत है वो 17वें स्थान पे है, बहुत बेड़ा गर्क हो रखा है। ठीक है सर, ये आर्टिकल हमारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में है। कौन रिलीज करता है, इतना याद रखना। नेक्स्ट हमारा है हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के बारे में। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के बारे में, हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के बारे में कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आपका FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO और WFP, FAO और WFP के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। दुनिया में क्या चल रहा है इन सब चीज़ों को ट्रैक किया जाता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है माइक्रो सोवरेन फंडिंग के बारे में, माइक्रो सोवरेन फंडिंग के बारे में, माइक्रो सोवरेन फंडिंग के बारे में। दुनिया में बढ़ते सरकारी कर्ज के बीच में एक नया वित्तीय मॉडल है। इसमें क्या होता है? इसमें सरकार टोकनाइजेशन बॉन्ड जारी करती है। इसमें आम नागरिक, छोटे निवेशकर और विदेश में रहने वाले लोगों को, डायस्पोरा को निवेश कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूनतम निवेश है वो $30 हो सकता है। छोटे निवेशकों के लिए भागीदारी होती है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और सोवरेन फंडिंग का मतलब होता है खुद से फंड करना, खुद से फंड करना होता है। तो इसमें क्या होता है? छोटे छोटे फंड बनाए जाते हैं, जैसे कि आप छोटा निवेश करो, आप छोटा निवेश करो, इस प्रकार से निवेश करते बॉन्ड में और फिर बाद में आपको फायदा होता है। ये माइक्रो सोवरेन फंडिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल के बारे में, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में बात हो रही है। वैज्ञानिकों ने पता लगा है कि मलेरिया परजीवी जो होता है कुछ युवा में RBC के अंदर छिपकर क्या करता है, जो आपकी दवाई होती है दवाई के प्रभाव से बच सकता है। यानी कि मलेरिया के जो परजीवी होते हैं आप उसे मारने के लिए दवाई लोगे, लेकिन ये दवाई में क्या करते हैं, आपकी RBC में छुप जाते हैं और बच जाते हैं। RBC क्या है? RBC हमारे खून में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है, हमारे खून में पाई जाने वाली सेल होती है, RBC कहलाती है। RBC लाल क्यों होती है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का जो आयरन होता है उसकी वजह से, हीमोग्लोबिन नाम का जो आयरन युक्त प्रोटीन होता है उसकी वजह से क्या होती है, ये लाल होती है। इसी वजह से हमारे रक्त का रंग वो कैसा होता है, लाल होता है। इसी वजह से हमारा जो रक्त होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है। मलेरिया क्या है? मलेरिया एनोफ्लिस जो मच्छर होता है उसके काटने से फैलता है मतलब मलेरिया। ठीक है। मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के फेफड़ों तक पहुंचने में, ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है आपका RBC। ठीक है सर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है टर्किश नेक्सस इनिशिएटिव के बारे में, टर्की नेक्सस इनिशिएटिव के बारे में। ठीक है, ये टर्की वर्की का इतना ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के बारे में, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के बारे में, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के बारे में। इसे यूनिसेफ ने रिलीज किया। किसने रिलीज किया है? यूनिसेफ के द्वारा रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यूनिसेफ के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। ठीक है सर, ये चीज आपको याद रखनी है। इसे रिलीज कौन करता है? यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका पूरा नाम है। स्थापना 1946 में हुई है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। दुनिया भर के बच्चों को में सहायता देने का काम करता है। ठीक है सर। बाढ़ वगैरह जो प्रभावित होता है उनको सहायता देने का काम इसके द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य पे जो भी प्रभाव होता है उसमें भी ये हेल्प करने का काम है। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना।